नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं कि प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। सोमवार को भारत में पेट्रोल और डीजल के पदार्थों के दामों में लगातार 7वें दिन बढ़ोतरी हुई और दोनों ही पेट्रोलियम पदार्थों के दाम रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। सोमवार को डीजल की कीमत में 29 से 30 पैसे तक बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पेट्रोल की कीमतें 25 से 26 पैसे तक बढ़ी हैं। इसके साथ ही 7 दिनों के दौरान पेट्रोल के दाम में 2.06 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल में 2.27 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 99 रुपए प्रति लीटर और मुंबई में 95.46 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। वहीं डीजल का दाम दिल्ली में 89.35 रुपए प्रति लीटर और मुंबई में 86.34 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश भर में राजस्थान में ईंधन सबसे ज्यादा अधिक वैट में है। इसी के चलते यहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें सबसे अधिक हैं। श्रीगंगानगर कस्बे में पेट्रोल 99.29 और डीजल की कीमत 91.17 रुपए प्रति लीटर रही। प्रदेश सरकार ने पिछले महीने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में 2% तक की कटौती की थी। इसके बावजूद प्रदेश में पेट्रोल पर 36% और डीजल पर 26% वैट है। श्रीगंगानगर में प्रीमियम पेट्रोल के दाम 102.07 रुपए और ग्रेडेड डीजल की कीमत 94.83 रुपए रही। महाराष्ट्र के परभनी जिले में रविवार को पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हो गए, जबकि अनलीडेड पेट्रोल 97.38 रुपए है। प्रदेश में परभनी में पेट्रोल सबसे महंगा है। यहाँ पेट्रोल नासिक जिले में मनमाड़ से आता है, जो 340 किलोमीटर दूर है। उद्योग जगत के कई सदस्य सरकार से ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने के लिए कह रहे हैं, ताकि उपभोक्ताओं पर बोझ कम हो सके। बता दें कि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें अब तक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर हैं और ईंधन की बढ़ती कीमतों पर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को तेल उत्पादक देशों को कृत्रिम रूप से कीमतों में बढ़ोतरी करने का दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, वैश्विक बाजार में कोविड संकट के बाद पहली बार तेल का भाव $61 प्रति बैरल चला गया है। भारत को पेट्रोलियम ईंधन की जरूरत के लिए 80% आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कच्चा तेल महंगा होने के साथ ही हम कीमतों को लेकर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा BPCL कोची रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल पार्क के उद्घाटन में शामिल होने के लिए प्रधान केरल के कोची पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण दुनिया भर में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में कमी आई और पेट्रोलियम उत्पादकों को उत्पादन में कमी करनी पड़ी। उन्होंने आगे कहा, अब अर्थव्यवस्था फिर से उठ खड़ी हुई है और भारत लगभग कोविड-19 से पहले की स्थिति में लौट आया है। हालांकि तेल उत्पादकों ने उत्पादन नहीं बढ़ाया है। उन्होंने कहा, मुझे यह कहते हुए खेद है कि तेल उत्पादक देश उपभोक्ता देशों के हितों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने कृत्रिम मूल्य तंत्र का निर्माण किया है, इससे उपभोक्ता देशों को परेशानी हो रही है। मंत्री ने कहा कि हालांकि तेल उत्पादक देशों ने उत्पादन बढ़ाने के बारे में कुछ सकारात्मक बातें कही हैं, कोविड-19 संकट से उत्पन्न स्थिति ने तेल की कीमतों में वृद्धि में योगदान दिया है। उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों में वृद्धि को सही ठहराने के लिए कल्याणकारी और विकासात्मक कार्यक्रम में सरकार के बढ़े हुए खर्च का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मूल्य के कुछ घटक कर व्यवस्था से आ रहे हैं। हम कोविड महामारी के कारण एक असामान्य दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के खर्च में वृद्धि हुई है। बजट में पूंजीगत व्यय में 34% की वृद्धि हुई है, लेकिन हमें अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना होगा और हमें संसाधनों की आवश्यकता होगी। उनका यह बयान कांग्रेस द्वारा ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देशव्यापी विरोध की योजना बनाने की घोषणा किए जाने के एक दिन बाद आया है। विपक्षी दल ने डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र में भाजपा ने सरकार पर हमला किया और आरोप लगाया कि वह लोगों पर बोझ कम करने के लिए डीजल और पेट्रोल का उत्पाद शुल्क कम करने को तैयार नहीं है। वहीं डीजल की बढ़ती कीमतों और उच्च कर का विरोध करते हुए ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल पर जाने की रविवार को चेतावनी दी। ट्रांसपोर्टरों के शीर्ष संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AIMTC ने कहा कि डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसके अलावा कर की उच्च दरें, ई-वे बिल से संबंधित कई और बातों का, वाहनों को कबाड़ करने की मौजूदा नीति आदि पर ट्रांसपोर्टरों की संचालन परिषद में चर्चा की गई। AIMTC लगभग 95 लाख ट्रक ड्राइवरों और लगभग 50 लाख बसों व पर्यटक ऑपरेटरों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। संगठन ने बयान में कहा कि उसके राष्ट्रीय नेतृत्व ने मांगों के समाधान की दिशा में प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार को 14 दिन का नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है। प्रमुख मांगों में डीजल की कीमतों में तत्काल कमी और इसके एकरूपता, ई-वे बिल व GST से संबंधित मुद्दों का समाधान और वाहनों को कबाड़ करने की नीति को अमल में लाने से पहले ट्रांसपोर्टरों के साथ इस बारे में चर्चा शामिल है। संगठन ने कहा कि यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो वो देश भर में परिचालन बंद करने को बाध्य होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को अपनी 90 वर्षीय मां से मिलने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किए गए कप्पन को 4 महीने की हिरासत के बाद 5 दिन की अंतरिम जमानत दी गई है। सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह नोट किया कि उनकी मां की स्थिति गंभीर बनी हुई है और ऐसा लग रहा है कि वह अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहेंगी। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात की आशंका जताई कि कप्पन इस समय का उपयोग खुद के लिए सार्वजनिक समर्थन इकट्ठा करने के लिए कर सकते हैं, जिसके बाद अदालत ने उन पर कई जमानत शर्तें लगा दी हैं। इसमें कहा गया है कि कप्पन सिर्फ अपनी मां को देखने के लिए केरल जा रहे हैं और वहां वह सोशल मीडिया सहित किसी भी मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं देंगे। आगे आदेश में कहा गया है कि कप्पन अपने रिश्तेदारों और डॉक्टरों को छोड़कर जनता और किसी से नहीं मिलेंगे और यूपी पुलिस के अधिकारी उन्हें उनकी मां के घर तक एस्कॉर्ट करने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप पर यूरोपीय उपभोक्ताओं की तुलना में भारतीयों के लिए निजता के कम मानकों का आरोप लगाने वाली एक नई याचिका पर सोमवार को केंद्र और संदेश भेजने वाले ऐप को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में उनसे जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि लोगों को गंभीर आशंका है कि वे अपनी निजता खो देंगे और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने करमान्या सिंह सरीन के अंतरिम आवेदन पर सरकार को फेसबुक की मलकियत वाले व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 2017 की एक लंबित याचिका में दायर अंतरिम आवेदन पर जारी किया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि लोग कंपनी से ज्यादा अपनी निजता को अहमियत देते हैं, भले ही कंपनी का मूल्य अरबों रुपए का हो। व्हाट्सएप ने शीर्ष अदालत से कहा कि यूरोप में निजता को लेकर विशेष कानून है, अगर भारत में भी ऐसा होगा तो उसका वे पालन करेंगे। खबरों के अनुसार आत्मनिर्भर भारत की पहल को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बलों और विभिन्न राज्य पुलिस टीमों को अब भारत निर्मित इजरायली टैवोर X95 राइफलों की आपूर्ति की जा रही है। अब तक इन असॉल्ट राइफलों का इस्तेमाल करने वाले विशेष बल और अन्य इन्हें पूर्व इजरायली सरकार की कंपनी इजराइल वेपन्स इंडस्ट्री IWI से आयात करते थे, जिसका 2005 में निजीकरण हो गया था। भारतीय सेना ने अंतिम प्रक्रिया, जिसमें UAE की फर्म कराकल को शॉर्टलिस्ट किया गया था, खत्म होने के बाद 93,895 कार्बाइन की फास्ट ट्रैक खरीद के लिए FTP के लिए एक नया अनुरोध पत्र जारी किया है। सेना ने छोटे हथियारों का निर्माण करने वाले सभी प्रमुख विदेशी कंपनियों को RFI जारी किया है, जिसमें कराकल, कोल्ट, सिगसॉर, बेरेटा और कलानिशिकोव शामिल हैं। लेकिन इस बार FTP में अहम बदलाव ये है कि RFI अन्य कंपनियों के साथ जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, रिलायंस डिफेंस, SSS डिफेंस, कल्याणी ग्रुप के भारत फोर्स और अडानी PLR सिस्टम जैसी भारतीय फर्म को भी भेजा गया है। यदि कोविड-19 कभी खत्म नहीं होता तो क्या होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि इस बीमारी के कुछ रूप सालों तक बने रहेंगे, लेकिन भविष्य में यह कैसा होगा यह लगभग अभी अस्पष्ट है। दुनिया भर में पहले ही 20 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और कोरोना वायरस का वैश्विक टीकाकरण अभियान के जरिए क्या चेचक की भांति आखिरकार पूरा सफाया कर लिया जाएगा या फिर यह वायरस हल्की परेशानी के रूप में अपने आप को तब्दील करके सर्दी जुकाम की तरह लंबे समय तक बना रहेगा? वायरस का अध्ययन करने वाले और पोलियो एवं HIV एड्स से निपटने के भारत के प्रयास का हिस्सा रहे डॉक्टर जैकब जॉन का अनुमान है कि SARS-CoV-2 नाम से चर्चित यह वायरस उन अन्य कई संक्रामक रोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा जिसके साथ इंसान ने जीना सीख लिया है। कोरोना के कारण लगभग 1 साल तक स्कूलों को बंद रखे जाने से बच्चों की सीखने की क्षमता पर गंभीर असर पड़ा है। एक सर्वे के अनुसार बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं में कुछ नया सीखने की बजाय अपनी पिछली कक्षाओं में जो सीखा था उसे भी भूल रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा अध्यापक छात्र के सीधा संवाद न होने और ऑनलाइन कक्षाओं के प्रभावी ढंग से काम न करने के कारण हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम करने वाले अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की तरफ से यह सर्वे करवाया गया है। जनवरी 2021 में हुआ यह सर्वे 5 राज्यों छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के 44 जिलों के 1137 सरकारी स्कूलों के कक्षा 2 से कक्षा 6 तक के 16,067 छात्रों पर किया गया। इस सर्वे के अनुसार स्कूल न खुलने से छात्र न सिर्फ अपनी वर्तमान कक्षाओं के सबक को ठीक ढंग से नहीं सीख पा रहे हैं, बल्कि पिछली कक्षाओं में जो सीखा था उसे भी भूलने लगे हैं। सर्वे के अनुसार 92% बच्चों के भाषा के मामले में कम से कम एक विशेष बुनियादी कौशल को भूल चुके हैं। कक्षा 2 के 92%, कक्षा 3 के 89%, कक्षा 4 के 90% और कक्षा 5 के 95% और कक्षा 6 के 93% छात्रों में यह कमी देखी गई है। इस सर्वे में भाषाई स्तर पर छात्रों के बोलने,
पढ़ने और लिखने और उसे सुन या पढ़कर याद करने की क्षमता को भी जांचा गया। नमस्कार।